में नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। हम दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, दो ड्रामों पे। एक तो मैं मंटो नहीं हूँ, उसके हवाले से कुछ एतराज़ात उठ रहे हैं, उसके पे बात करेंगे। कौन है जो इस ड्रामे में छा गया है आके, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, उस पर भी बात करेंगे। स्क्रिप्ट के हवाले से ख़ास तौर पे बात करेंगे। और उसके साथ दूसरा ड्रामा है शीरी फराद। इन दोनों ड्रामों में एक मुमासलत है। आप हैरान हो रहे होंगे कि वो क्या मुमासलत हो सकती है। एक 70 की दिहाई दिखाई है, एक अभी का दिखाया है, एक स्टोरी कुछ और है, कैरेक्टर्स कुछ और हैं, लेकिन इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। शुरू करते हैं। मैं मंटो नहीं हूँ, आपको पता है कि नदीम बेग साहब इसके डायरेक्टर हैं और खलीलुर रहमान कमर साहब इसके राइटर हैं। ये ना सिर्फ फिल्में एक साथ बना चुके हैं, बल्कि ये दोनों मिल के पहले भी ये मुख्तलिफ ड्रामे भी बना चुके हैं। हुमायूं सईद साहब मेरे पास तुम हो के बाद एक दफ़ा फिर इसी टीम का हिस्सा है। फिल्मों के हवाले से वो हिस्सा मुसलसल है, लेकिन ड्रामों में प्यारे अफजल और ड्रामे जो हैं वो उसमें हुमायूं सईद नहीं थे। लेकिन इन्होंने खलील रहमान कमर साहब ने लिखा और नदीम बेग साहब ने उसको डायरेक्ट किया। ड्रामे मैं मंटो नहीं हूँ, इसके हवाले से आपने सज्जल अली को भी देख लिया, आसिफ रज़ा मीर, बाबर अली जो अहम किरदार है इसमें, सबा फैसल, सबा परवेज़, और सबसे अहम जो है वो साइमा नूर है। अभी तक जितने भी हुमायूं सईद के साथ मिलके जो किए हैं, उसमें हुमायूं सईद का करैक्टर फिल्म के हवाले से भी देखा जाए, मेरे पास तुम हो के हवाले से भी देखा जाए, तो हुमायूं सईद का करैक्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। यानी कि जहाँ पे खलील रहमान कमर साहब लिखते हैं, वहाँ पे नदीम बेग साहब जहाँ डायरेक्शन देते हैं, तो हुमायूं सईद साहब खुल के सामने आते हैं। इस दफ़ा कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है। अगरचे इसमें हुमायूं सईद साहब मौजूद हैं, लेकिन इस दफ़ा मेला जो है वो साइमा नूर साहिबा ने ही लूटा है। ये मैं पिछली 2 वीडियोस में बात कर चुका हूँ और अब तो ये बात टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है। ख़ासतौर पे नदीम बेग साहब ने जब से बताया कि किस तरीके से उन्हें कन्विंस किया गया। सैयद नूर साहब पहले तो 3-4 दफ़ा ख़ुद साइमा ने इस किरदार को रिफ्यूज़ किया, लेकिन रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, जो भी है। लेकिन सैयद नूर साहब ने फिर उनको कन्विंस किया और इस तरीके से वो किरदार किया गया। अब इस किरदार में हर किरदार, जिस तरह एक खलील रहमान कमर साहब के ड्रामे में होता है कि उनके हर किरदार के डायलॉग जो होते हैं वो ख़ास होते हैं, खा वो छोटे से छोटा किरदार भी हो। लेकिन इसमें साइमा नूर साहिबा के जो डायलॉग हैं, वो उनकी जो असल में शख्सियत है, असल में मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी है, अपीयरेंस है, और ख़ास तौर पे उन्होंने फ़िल्मों के अंदर कुछ रोल जो किए हैं, ख़ास तौर पे आपको अगर याद हो, डाकू रानी का एक रोल था, वो उस हवाले से ये किरदार के अंदर बिल्कुल 100% फिट बैठी है। सबसे पहले तो मैं एक मुबारक देना चाहता हूँ नदीम बेग साहब को कि वो इस चीज़ के ऊपर डटे रहे कि ये किरदार मैंने साइमा से करवाना है। और उनकी जो सिलेक्शन थी, पीछे खलील साहब का भी ज़ाहिर किरदार होगा, उन्होंने ही रिकमेंड किया होगा, लेकिन इन्होंने भी जब वो उनके रिफ्यूज़ के बाद किसी और को अल्टरनेट नहीं लिया रिफ्यूज़ल के बाद, तो सबसे पहला जो मुबारक है वो तो नदीम बेग साहब का है, खलील रहमान कमर साहब का है, और फिर साइमा साहिबा का इसलिए बनता है कि वो इस किरदार को बहुत मेरिट पैदा कर रही है। फिल्म की जितनी हीरोइंस हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे सामने 90 में और इस दौरान में आई हैं, 90 की जो रवायती हीरोइंस हमारी, रेशम, वो किसी हद तक टीवी पे अच्छी अदाकारी करती हैं। रीमा, उन्होंने टीवी अगरचे किया नहीं है, लेकिन अगर करेंगी तो उनके अंदर बनावट बहुत ज़्यादा है। मीरा जो है उनका भी सेम केस है। तो साइमा के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने जिस तरीके से इस किरदार को निभाया, उनको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि वो इंटरव्यू नहीं देती, शायद आगे बोलती नहीं है। वो जान के इंटरव्यू नहीं देती, बोल सकती हैं, लेकिन परसेप्शन ये है कि शायद वो बोल नहीं सकती। तो आप देखें कि वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो गुस्से के रिएक्शन हो, ख़ासतौर पर ये जो एपिसोड नंबर 6 थी, जब वो बता रही है सज्जल कि उसने मेरी तरफ बड़ा मुझे हाथ लगाया, धक्का दे दिया, मंटो को धक्का दे दिया, तो उनके फेस एक्सप्रेशन एक जगह खड़े नहीं रहे। रद्द-ए-अमल का जो मैं अक्सर बात करता हूँ, बड़े बड़े स्टार इसमें रह जाते हैं, तो उनके फेस एक्सप्रेशन एक जगह खड़े नहीं रहे, वो बल्कि उसी शद्दो-मद के साथ बढ़ते रहे, जितनी शिद्दत के साथ सज्जल अली उनको बता रही है कि उसने हाथ लगाया, जो कुछ किया। तो ये है साइमा का किरदार। और इसमें हुमायूं सईद या जो बाकी किरदार हैं, आसिफ रज़ा मीर, सिराज का करैक्टर, और फिर बिन्यामीन, अब बाबर अली का करैक्टर है, वो पीछे चला गया। और बाबर अली के बेटे भी लग रहे हैं। कास्टिंग इसमें बड़ी परफेक्ट है। बाबर अली के बेटे नज़र आ रहे हैं, अज़ान समी खान। उनको एक और भी चीज़ का एज है कि एज क्या है, मतलब है एक इत्फाक क्या लें कि अभी एक उनका ड्रामा ख़त्म हुआ है, इंतहाई अच्छा आदमी दिखाया है, उसके अंदर कोई बुराई थी नहीं ए दिल में। लेकिन ये वाला जो ड्रामा है उसके बिल्कुल अपोजिट किरदार है, और अदाकारों को इसी तरह करना चाहिए कि पिछले की छाप आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। तो साइमा जो है वो इस रोल के लिए
उन्होंने जो किया है और उन्होंने जो रिज़ल्ट निकला है, क्योंकि जब स्क्रिप्ट होता है उसके ऊपर जब बात हो रही होती है, फाइनल जो है वो ऑडियंस ही फैसला करती हैं कि मेरे पास तुम में हुमायूं सिद्दीकी की क्या चीज़ों ने भाग गई, कौन सी चीज़ ऐसी थी जो आयज़ा खान की बुरी लग गई थी। तो ये फाइनल उन्होंने फैसला करना था। तो अब जो ऑडियंस की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला है जितनी अच्छे तरीके से साइमा ने इस किरदार को कर रही हैं, वो वाकई मुबारक के मुस्तहिक है। अच्छा, इस ड्रामे की मैं खलील साहब के ऊपर जो मोटिवेशन और मोटी और बॉडी शेमिंग के हवाले से जो बात हो रही है उस पर जाता हूँ। लेकिन इस ड्रामे की एक और ख़ास अच्छी बात मुझे जो लगी है, जो कि मेरे पास तुमो में भी थी, नदीम बेग के हाँ अक्सर पाई जाती है, वो हमारे ड्रामे में इस वक्त जो चल रहा है, हमराज देख लें आप, डाइन देख लें आप, दिल नादान देख लें। मैं जियो के ड्रामों की बात कर रहा हूँ, जो सहमत स्काई या जो भी वो सिक्स सिग्मा या मैं तो कंफ्यूज कर देता हूँ इनको, एक एयरवाई के लिए बनाती है कंपनी और एक जियो के लिए। लेकिन जो फ्लैशबैक, मतलब 12 मिनट का कंटेंट, 18 मिनट के फ्लैशबैक, 10 मिनट का ओएसटी बार बार इस्तेमाल करना, वो आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा। इसमें आपको डायलॉग नज़र आते हैं, इसमें आपको कहानी आगे बढ़ती हुई नज़र आती है, इसमें कहानी रुकी हुई नज़र नहीं आ रही। फ्लैशबैक करके कहानी को वो नहीं किया गया, यानी कि कहानी लिखी गई है, जब लिखी गई है तो उसमें फ्लैशबैक की जरूरत नहीं। उनके पास बताने को इतना कुछ है कि इतना कुछ है, वो सिर्फ एक किरदार से नहीं बता रहे, वो तनवीर हुसैन तक के किरदार के अंदर बताने के लिए बहुत कुछ है कंटेंट में। वो आसिफ रज़ा मीर अपनी जगह पे है, वो सिराज अपनी जगह पे है, वो सबा परवेज़ अपनी जगह पे, वो सबा फैसल अपनी जगह पे, साइमा अपनी जगह पे, सज्जल अपनी जगह पे, मंटो अपनी जगह पे, हुमायूं सईद। इतना कुछ है बताने को कि उनको ओएसटी की बार बार चलाने की जरूरत नहीं। मैंने तो अभी तक ओएसटी देखा नहीं, मैं ढूंढ रहा था, ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे तो मिला ही नहीं। वो जो ब्रेक आती है तो वो एक बॉल से चलता है, उसका अंतरा जो भी है तो ये बहुत ही बताने को बहुत कुछ है। अब मैं आता हूँ जरा बॉडी शेमिंग, मोटिवेशन और मोटी। बड़े ही कहा गया जनाब, वो एक मजाकन था, अजरा मजाक था वो, कि आपकी बीवी मोटी होगी। अच्छा, एक तो खैर जिन्होंने खलील साहब को डिफेंड किया है वो ये भी कहते हैं कि बीवी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मंटो की तो बीवी है ही नहीं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती को थोप रहे हैं बॉडी शेमिंग उनके ऊपर। तो वो एक था कि आपकी बीवी मोटी है जी, नहीं, वो आप मोटिवेशन, अब वो लफ्ज़ों के साथ खेलते भी हैं। हमारे यहाँ मोटों के साथ जो कुछ होता है उसको अगर आप बयान कर दे तो बॉडी शेमिंग में पता नहीं कैसे आ जाता है। खलील साहब बयान कर दे तो ज़रा ज़्यादा बॉडी शेमिंग में आ जाएगा, क्योंकि खलील साहब के साथ लगती नहीं। यही ख़वातीन औरतें जो रेगुलर ड्रामे लिखती हैं उनके उसमें आप अक्सर देखते होंगे कि एक रिश्ता रिजेक्ट हो गया, क्यों जो फलानी मोटी थी, एक ने कह दिया ना ना उसके साथ तो करनी नहीं, उसको तो मैं भाभी बनाने के लिए तैयार नहीं, मैं दिखा सकता हूँ आपको, वो तो मोटी है, वो तो काली है। वो उसमें बॉडी शेमिंग में नहीं आता। और ये मजाक का जहाँ तक मैंने बात किया, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी लावारिस, उसमें तो जनाब में जिसकी बीवी मोटी, जिसकी बीवी छोटी, जिसकी बीवी लंबी, जिसकी बीवी काली, उसका भी बड़ा नाम है, गोद में बिठा लो, तकिए का क्या काम है, पता नहीं क्या क्या, उसमें सीढ़ी का क्या काम है, लंबी का, और हर चीज़ का उस टाइम उसके ऊपर तो किसी ने बॉडी शेमिंग का नहीं कहा। वो तो उसको तो मजाक के तौर पर लेते हैं, उसको सारी ठड्डे मार के हंसते हैं। ये जब खलील साहब कोई काम करते हैं या कोई करने लगते हैं तो उनके ऊपर हाथ दौड़ के पीछे पड़ जाते हैं। मैं उनके ड्रामे के हवाले से कोई गलतियां निकाल भी चुका हूँ, लेकिन ये आप किसी के पीछे लठ लेके पड़ जाते हैं। गलतियां इन द सेंस कि वो जो पिछले, मैं मंटो में एक 64 साल का छोटा भाई दिखाया, बड़ा भाई 57 साल का, इस तरह की है कुछ कंटिन्यूटी एडिटिंग की गलतियां, कंटिन्यूटी की गलतियां। लेकिन एक लठ लेके एक ऑब्जेक्टिव बना के किसी को टारगेट करना, भूल जाना कि जनाब साहब आपको क्या दिखाया जा रहा, सास दो बहनें हैं, एक की अमीर के घर में शादी होगी, वो सास वहां पे टकरेगी उसको दिल नादान की तरह। कोई एक लड़का गरीब है, वो अमीर के घर में ब्याह गया तो उधर वो उसको प्रॉब्लम उससे निकलते नहीं है, ओएसटी के जरिए फिर ड्यूरेशन पूरी की जाती है। शुक्र नहीं करते कि इस जमाने के अंदर आपके पास स्क्रिप्ट और कंटेंट बताने के लिए बंदा है। और मैं ज़रा उसके ऊपर बाद में तफसीली बात करेंगे। शरीन फरहाद का मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा, उसके अंदर भी ओएसटी नहीं है, उसके अंदर भी फ्लैशबैक नहीं है, उस तरह से थोड़े थोड़े हैं कोई जहाँ पर ज़रूरत है। और उसके अंदर उस तरह का एक, मुझे तो खैर वो दौर देख के बड़ा मज़ा आया, और सारों की अदाकारी देख के, फरहान की, ख़ासतौर पर सलीम मिराज से पहले आने से पहले 12 किस्तों से पहले वो एक यकसानियत का शिकार थोड़ा सा लगता था, लेकिन सलीम मिराज ने आगे बीच में जान डाली, स्टोरी आगे बढ़ी, अच्छे तरीके से दिखाया, उसमें भी बताने को बहुत कुछ है। मज़ा आया, डायरेक्टर ने मेहनत की, 1970 का दिहाई दिखाने में वो कामयाब हुए, सारा कुछ। मुझे तो शरीफ फरहाद भी बहुत अच्छा लगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए।